का क्वेश्चन है ऑन सम्मान कैपिटल। तो सम्मान कैपिटल में बात कर लेते हैं। लास्ट वीक इसका रिजल्ट भी आया था, मैनेजमेंट कमेंट्री भी हो चुकी है, तो सारी चीज़ें बात करेंगे। और इसका जो चार्ट है ना भाई, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे कैसे उसमें अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। इस स्टॉक को मैं पिछले 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, इस स्टॉक को मेनली बिकॉज मेरा जो स्टाइल है ना वो हमेशा बॉटम पिकिंग का होता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू अ बॉटम पिकिंग, वो डिस्कस करेंगे। तो जिनको नहीं पता हो ना सम्मान कैपिटल के बारे में, तो सम्मान कैपिटल का पहले नाम था इंडिया बुल्स हाउसिंग, ठीक है। फिर बाद में इसका अभी नोमेनक्लेचर हुआ है, नया नाम हुआ है सम्मान कैपिटल, और इसमें एक नया प्रोमोटर भी आया है, आईएचसी। अभी आईएचसी जो पी फर्म है ना, वो आप समझो जो दुबई है, जो हिज हाइनेस है दुबई के, उन्हीं का स्टेक हो गया इस कंपनी में। मोटा मोटा समझो, इनडायरेक्टली उन्हीं का पैसा है, बिकॉज जो पी फर्म है ना, वो उनके फैमिली के जो लोग हैं वही उसको कंट्रोल करते हैं। अभी सम्मान कैपिटल करती क्या है? तो सम्मान कैपिटल इज अ एनबीएफसी जिसका काम है मेनली, ये करती है होम लोन, मॉर्गेजेस। अभी होम लोन में 2 काम है इनका, एक है प्राइम होम लोन और दूसरा है अफोर्डेबल। जो मॉर्गेज है उसमें करती है प्राइम एज वेल एज द माइक्रो। इसके अलावा ये सीआरई का भी काम करती है, मतलब जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, टॉप नॉच होते हैं, उसमें ये एज अ पार्ट ऑफ द कंसोर्टियम करती है, जिसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, सपोज अगर 100 करोड़ का लोन जा रहा है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन अप टू 10 करोड़ तक का रहता है, ऐसा इन्होंने बना के रखा है। इसके अलावा इस क्वार्टर से इन्होंने ना डिजिटल पीएल भी शुरू किया है, लैस भी शुरू किया है, दैट इज द लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। अभी आते हैं Q1 FY27 पे। देखो ये जो साल शुरू हुआ है ना, वो मोस्टली इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर के लिए लेके आ सकता है, बिकॉज एक बहुत बड़ा प्रोमोटर है, ठीक है। अभी जब बहुत बड़ा आदमी एक कमजोर आदमी के साथ खड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उसको बैकिंग मिलता है। सेम इट इज हैपनिंग विद द सम्मान कैपिटल। अभी हमको जो इसका रिजल्ट हम एनालाइज करेंगे ना, वो हम एनालाइज करेंगे एक पीपीटी पे। Q4 FY26 में इन्होंने एक पीपीटी रिलीज करा था, उसमें उन्होंने FY27, 28, 29, 30 का एक स्नैपशॉट दिया कि व्हाट इज द एस्पिरेशन, कहां पे वो जाने वाला है। तो उसमें सारा फिगर उन्होंने दिया था कि हमारा लोन बुक क्या होगा FY27 में, हम डिसबर्सल कितना करेंगे, प्लस हमारा पैट क्या होगा। लाइक FY27 के उन्होंने बोला है पैट हमारा हो जाएगा 1400 करोड़ का, ठीक है। ये सारी चीजें थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि इन FY27 हम डिसबर्सल करेंगे 30,000 करोड़ का। इस Q1 FY27 में कितना कर रहा है, अप्रॉक्स 3900 करोड़ का कर रहा है। तो जब मैनेजमेंट ने बात करा, जो इसके बग्गे है, जो एमडी, उन्होंने बोला कि जो रेस्ट होगा ना, मतलब इन्होंने 30,000 को ना डिवाइड कर रहा है H2 में, मतलब H1 H2 में। H1 में ये करेगा 10,000 और H2 में ये करेगा रिमेनिंग 30,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। इस क्वार्टर में कितना कर रहा है 39, मतलब मोटा मोटा कंपनी कह रही है कि 4,000 तक का हम डिसबर्सल करेंगे इन Q2 FY27, ठीक है। अभी मैं आपको वो वाला स्लाइड भी एक बार दिखा देता हूँ। यस, देख लो, ये इनका एस्पिरेशन है, और अब इसी पॉइंट्स पे ये कंपनी इवैल्यूएट होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि Q2 FY27 इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाह रहा है, बिकॉज कंपनी ने जो कहा है, ठीक है, उसको एज पर चार्ट भी, मार्केट भी ना, मतलब आप चार्ट अब देखोगे ना लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, तो एक इनडिसीजन पैटर्न बना है, दैट आई विल शो यू, ठीक है। तो अब मार्केट जज करेगा इनका जो Q2 FY27 में बोला है कि हम 10,000 माइनस Q1 का डिसबर्सल, मतलब जो मोटा मोटा 6,000 करोड़ का ये कर पाता है कि नहीं Q2 FY27 में। अभी अच्छी चीजें क्या हुई ना, अच्छी चीजें ये हुई है ऑब्वियसली कि इनका कॉस्ट ऑफ जो बोरिंग हो गया है वो घटते जा रहा है। अभी इन्होंने कॉस्ट ऑफ बोरिंग का आप देखो तो बोला है कि हम 9.3 में आ जाएंगे बाय Q4 FY27। आज कितना है, आज है 10%। पिछले क्वार्टर में कितना था, पिछले क्वार्टर में 10.4%। और इस क्वार्टर में, मतलब Q1 FY27 में इनको बहुत सारे इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक से भी फंडिंग मिली है। अभी आप मोटा मोटा ध्यान समझ जाए, इसको हम एनालॉजी समझते हैं। सपोज मैं एक बहुत नॉर्मल घर का लड़का हूं, ठीक है, मैं जाता हूं अपने इंडस्ट्री के लिए लोन लेने के लिए। मैं किसी भी बैंक में जाऊंगा ना भाई, तो आप विश्वास करो, जो बैंक मैनेजर है वो तो पहले मुझसे मिलेगा नहीं, और मुझे अगर लोन मिलता भी है ना, तो वो जो EBLR या जो भी MCLR रहेगा ना, वो स्प्रेड में और 5-6% लगा देंगे, ठीक है, बिकॉज मेरा रेपुटेशन नहीं है, ठीक है। अभी द मोमेंट एक 500 करोड़ का आसामी मेरे साथ आता है, बोलता है कि ओके आई नो नीतीश, आई एम विलिंग टू बी अ गारंटर फॉर यू, मतलब एक काइंड ऑफ मेरा प्रोमोटर बन गया, तो मुझे क्या बोलेगा, जैसे ही मैं बैंक में जाऊंगा ना, तो जो बैंक मैनेजर है ना, वो मुझे चाय भी पिलाएगा, ठीक है, कॉफी भी पिलाएगा, सब कुछ कराएगा, नाश्ता भी कराएगा, और जितना बेस रेट होगा ना उतना मुझे देगा। आप समझ रहे हो, दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद द सम्मान कैपिटल, क्योंकि प्रोमोटर अच्छा हो गया है, ठीक, समझ गया ये चीज। इसके कारण आप देखोगे इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ये पूरा हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। देखो कॉस्ट टू इनकम, ROE आई डोंट नो वाई, बट बिकॉज मैंने इनका पढ़ा यार, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, मुझे पता नहीं चलता है कि मतलब मैनेजमेंट इन सब चीजों पे कभी बात ही नहीं करती है। अब गॉड नोज यार, लिटरली, ठीक है। अभी हम आते हैं, एक बार देख लेते हैं, यस, ये वाला स्लाइड देखो। यहां पे आपको क्या दिखेगा, यहां पे आपको दिखेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड 243 करोड़ फॉर Q1 FY27। अभी ऑप्टिकली आप Q3 से इसको कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको दिखेगा यहां लॉस दिखेगा 8100 करोड़ का, बट
ऐसा एग्जैक्टली हुआ नहीं था। पिछले क्वार्टर में इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारी चीजों की मतलब एकदम कॉन्जर्वेटिव जाके जितना हो सकता है ना सारा का सारा प्रोविजन कर दिया। मैनेजमेंट ने बोला कि हमने इतना प्रोविजन कर दिया है गोइंग कंसर्न में कि जो अभी भी लोन बुक है ना इसमें भी अगर कोई बैड लोन आता है तो उसको भी हम प्रोविजन कर लेंगे। इतना इन्होंने प्रोविजन करा है एक्स्ट्रा। तो आप क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई मत कंपैरिजन करना, इट इज ए एक्सेप्शनल केस सम्मान कैपिटल का, ठीक है। अभी यहां पे आपको सारी चीजें सही लगेंगी, मुझे एक चीज में दिक्कत लगा। क्या दिक्कत लगा? ये देखना नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, ये क्या होता है? देखो एक अकाउंटिंग में प्रैक्टिस होती है कि अगर एनबीएफसी कभी भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है ना तो अगर उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो दे हैव टू शो इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी होता क्या है ना, समझना, जैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक एमटीएम दिखता होगा, लाइक अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन कभी करा होगा तो एक M2M होता है, तो एग्जैक्टली यहां पे भी वो M2M गेन आता है या लॉस आता है। तो यहां इनका बॉन्ड के कारण जो M2M गेन है दैट इज 490 करोड़। अभी अगर मैं उसको एक्स कर देता हूं तो मुझे ये जो पैट का फिगर है ना, फिर मुझे लग रहा है कि जो पैट का फिगर मेनली आया है ना वो ड्यू टू द नेट गेन और फेयर वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो मेरे को यहां पे थोड़ा सा कंसर्न था, लेकिन मेरे को इसका कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक। ये हो गया। अभी एक चीज ध्यान समझना कि आपको यहां पे सम्मान कैपिटल में ना इनका थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है। कैसे है मैं बता रहा हूं। इनका ना एसेट लाइट मॉडल है। अभी एसेट लाइट मॉडल में कैसे करता है ना, मान लो इसने 100 रुपए लेंड करा तो इनका मोटा मोटा 80% जाता है सिक्योर्ड, मतलब मॉर्गेज और होम लोन में। अभी मैंने क्या बोला, होम लोन में क्या करता है ये? होम लोन में करता है ये प्राइम लोन और अफोर्डेबल हाउसिंग। अभी जो प्राइम लोन है उसका आरओआई कम होता है, तो ये क्या करता है, ये डिस्बर्स करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये उसका डीए करता है, डायरेक्ट असाइनमेंट। अभी डायरेक्ट असाइनमेंट कर दिया छोटा, जिसका आईआरआर है, जिसका आरओई छोटा है, ठीक है, और जो बड़ा आरओआई रखता है वो अपने पास अपने बैलेंस शीट में रखता है, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग अपने पास रखेगा और माइक्रो लोन का अपने पास रखेगा। लेकिन जो प्राइम लैप होगा और प्राइम होम लोन होगा उसको ये बेच देता है, समझ गया। तो इसके कारण आपको एक फी इनकम भी देखा। अभी डीए में क्या क्या मिलता है? डीए में सबसे पहले तो मिलेगा आपको सर्विस फीस, क्योंकि चूंकि एज ए सम्मान कैपिटल जिस बैंक को इसने बेचा उसने सारा का सारा करा, आउट्स मतलब सोर्सिंग करा, प्रोसेसिंग करा, ये कलेक्शन के लिए गया होगा, सब कुछ करा इसने। फिर होता है एक मैनेजमेंट फी, मतलब जब लोन दूसरे के बैलेंस शीट पे चला भी गया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मानो कोई भी इशू हो गया, मतलब एसओए नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं आ रहा है, या कस्टमर की कोई क्वेरी है, या फिर कोई लोन का कलेक्शन है, तो उन सब चीजों के लिए भी इसको एक फीस मिलती है। तो दो तरीके का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये असेट लाइट मॉडल है। मोटा मोटा ये क्या करता है ना कि जो 100 रुपए आया ना तो 30 रुपए ये कर देता है डायरेक्ट असाइनमेंट और 30 रुपया 70 रुपया अपने पास रखता है अपने बैलेंस शीट पे, ठीक है। इस रीजन से ना अगर इनका पैट एक्सपोनेंशियली बहुत नहीं भी ग्रो करे, लेकिन इनका जो कैपिटल फ्री हो रहा है ना, तो इनका जो आरओई है वो नंबर ऊपर जा सकता है। FY27 के पास का जो इन्होंने बेंचमार्क सेट करा है वहां तक पहुंच सकता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मेरे को थोड़ा सा स्केप्टिक है भाई कि आप जो कर रहे हो ना आपको अपना पेस ग्रो करना पड़ेगा। और आ गया मतलब Q2 FY27 तो चल ही रहा है, ठीक है। अभी हम फटाफट ना इसका देख लेते हैं चार्ट। यस, अभी ध्यान से इसका मैं आपको दिखाऊंगा ईयरली चार्ट। अभी ईयरली चार्ट में आपको देखना है दो चीजें, एक है कैलेंडर ईयर 20 का आपको देखना पड़ेगा, कैलेंडर ईयर 20 का देखना हाई और लो, उसको क्या करना, मार्क कर देना, ठीक है। फिर तुम जाना 23 उसका भी हाई और लो उसको मार्क कर देना। आप देखोगे कि जो 20 का आपने मार्क कर रहा है हाई और लो, उसी के नीचे सारी के सारे कैंडल्स बन रहे हैं, पहली चीज। फिर जाओ 23 का जो कैलेंडर है, ईयरली कैंडल है, उसको मार्क करो हाई और लो को, आपको दिखेगा जो 24, 25 और 26 अभी जो चल रहा है, ये भी 23 के अंदर सारे के सारे एक्टिविटी हो रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट डिलीवरी या ट्रेडिंग हो रही है। ये क्या दिखा रहा है? लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये दिखा रहा है ना कि एक इंडिसीजन है, जो बड़े इन्वेस्टर है वेट कर रहे हैं कि टर्न अराउंड हो, फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो बहुत बड़ा ट्रेंड वो कब आएगा? वो अब आएगा जब 209.43 के ऊपर प्राइस निकलेगा। 209.43 क्या है? ये 23 का हाई है, समझ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आते हैं मोटा मोटा फटाफट। यस, ये है आपको वीकली कैंडल्स। अभी वीकली कैंडल में एक चीज समझना, जब भी ये टर्न अराउंड करते हैं ना, टर्न अराउंड मतलब इसका ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। ट्रेंड यहां से यहां तो पूरा था, यहां पे इसने आके बेस बनाया, तो जब भी ट्रेंड चेंज होता है ना तो ये स्टॉक गिरता है। ट्रेंड चेंज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर ये नीचे आया। तो व्हेन यू अप्लाई द फिब रेशियोज ना, तो फिब रेशियो जब होता है ना, तो जब रिट्रेसमेंट होता है, मतलब आप समझना ऊपर से रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, पुल बैक हो रहा है, तो 23 वाला जो रेशियो होता है ना, जो 0 से जस्ट ऊपर होता है, वहां पे आके अधिकतर बार एक्यूमुलेशन होता है। आप याद रखना, बिकॉज मैंने स्टॉक को मैंने इस पी लिया भाई। आई डू अ पोजिशनल ट्रेडिंग, और इसमें मैं हमेशा बोलता हूं ना कि मैं बड़े टाइम फ्रेम यूज करता हूं, बट
क्या है ना, इट इज अ गेम ऑफ एक्सेप्शन। यहाँ पे अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम यूज करूंगा ना तो मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा। यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम में यूज करता हूं फॉर द प्रॉफिट बुकिंग। ठीक, अभी हम फटाफट देख लेते हैं ये, यस, डे चार्ट। एक कैंडल में देखो व्हाट इज द पीओसी। ठीक है, यहां पे आ गई है सेलिंग, एक मिनट, दिस इज द पीओसी। ठीक है, यहां पे आई सेलिंग। अभी मोटा मोटा यहां समझना, ओवर हियर, ओवर हियर। ठीक है, यहां पे दो मेजर सपोर्ट है, तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं वेट करना है। यहां पे वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, यहां पे ये पीओसी है। ठीक है, आपको ट्रेंड रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा। मैं कभी भी, अगर ध्यान समझना, बेस के पास भी पहुंचा ना, अगर सपोर्ट के पास भी है ना, आई विल नॉट ब्लेटेंटली बाय इट। मैं उसको डायरेक्टली बाय नहीं कर सकता हूं, मेरे को एटलीस्ट रिवर्सल चाहिए 15 मिनट या फिर 75 मिनट के चार्ट पे एक रिवर्सल चाहिए, तभी मैं बाय करता हूं। क्योंकि बहुत बार क्या होगा ना कि आप देखना, सपोर्ट जैसे सपोर्ट है, समझना, यहां पे प्राइस आएगा, प्राइस इसके नीचे भी जाएगा। ठीक है, और वो कितना नीचे जाएगा, वो 2-3% भी जा सकता है और फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो मेरे को कंफर्मेशन का वेट करना है। जो मैं हमेशा बोलता है ना कि बिग बॉयज हैव अराइव्ड, तो वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वो आएगा तभी मैं पोजीशन लूंगा इसमें। ठीक है, तो सम्मान कैपिटल का दूसरी चीज है ना, एक वर्ड ऑफ कॉशन देता हूं, इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स ना, डोंट यूज एन इंडिकेटर हियर, एटलीस्ट ऑन द डे चार्ट, यू विल गेट ट्रैप्ड। अगर पैसा बनेगा नहीं, बिकॉज ये एक बहुत चॉपी चार्ट है। अंडरस्टूड? यहां पे अगर आप एडीएक्स के बारे में जानते हो, आप एडीएक्स भी अप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा क्या चॉपनेस है। यूज द एडीएक्स ऑन द लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है उस पर यूज करो। ठीक है, ये हो गया सम्मान कैपिटल। तो क्या है इसमें सिनॉप्सिस, क्या है कि जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट मिक्स्ड है। ठीक है, मैनेजमेंट ने जो बोला है वो कर भी सकती है, Q2 FY27 में नहीं भी कर सकती है। ठीक है, अब हमको ये पैसा कैसे पता, कैसे चलेगा? पता सिर्फ चलेगा प्राइस से। अगर प्राइस अच्छा होने लगेगा तो ऑब्वियसली पता चलेगा, अगर प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल आया तो ऑब्वियसली पता चलेगा, फिर हम इससे पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल चुका है, बहुत ऊपर निकल चुका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, चलो ये हो गया फॉर सम्मान कैपिटल। दूसरा है कंपनी इमरल्ड फाइनेंस। यस, इसके बारे में हमसे पूछा था, एक मिनट बता देता हूं उनका नाम, प्रदीप भाई ने। ही जस्ट बॉट इट एट 134। ओके यार, देखो ये कंपनी एक एज एन एग्जाम्पल है ना कि क्यों रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इसका ना एक बार पीपीटी देख लेते हैं। कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी आप समझो, एक तो करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोन्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स क्या होता है, इसको कहते हैं हम डीएसए। ठीक है, 40 बैंक्स एनबीएफसी है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, इफ आप समझो मैं इमरल्ड फाइनेंस हूं, तो क्या है ना, मेरा टाइप है अक्रॉस द 40 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम पकड़ लो, बजाज फाइनेंस से, कोटक से, एचडीएफसी बैंक से, फेडरल बैंक से, सबसे। ठीक है, मैं उनके लिए लोन सोर्सिंग करता हूं। ठीक है, एंड द लीव ऑफ इट आई गेट द कमीशन, दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन। ठीक, ये इनका एक मेन बिजनेस है। इसके अलावा एमएसएमई फंडिंग करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग करते हैं, साथ में जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको पर्सनल लोन देते हैं। इसके अलावा एक ये और धंधा करता है, उसको कहता है ये ईडब्ल्यूए, अर्ली वेज एक्सेस। अभी ये क्या होता है, सपोज आई एम ए सैलरीड गाय, आई हैव अ सैलरी ऑफ 50 to 60K। अभी बहुत बार होता है कि हमारा पैसा खत्म हो जाता है, बहुत लोगों का 20-25 तक, तो आप क्या करते हो, ये कंपनी क्या करती है, ये उनको फंडिंग करती है। ठीक है, अभी फंडिंग करेगी तो क्या इंटरेस्ट लेती है? नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेती है, एक टाइप ऑफ कन्वीनियंस फी लेती है जो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मान लो अगर मेरे को चाहिए मेरी सैलरी 50,000 रुपए एज एन एग्जाम्पल, तो मैं 25,000 रुपए तक का इनसे बोरो कर सकता हूं और उसके बदले मुझे एक अच्छी खासी कन्वीनियंस फी इनको देनी पड़ेगी। ये इनका बिजनेस है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं भाई कि देखना आप इसका नेट सेल्स देखो, 9.44, 6.71। मैं आपको ना पहले अच्छी चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझना, फिर मैं रेड फ्लैग्स बताऊंगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ बोल के नहीं होगा। और इन्होंने, भाई ने मेरे को लिखा है कि प्रदीप जी ने, कि आई हैव हर्ड द सम इक्विटी एनालिस्ट, और उस पे उसकी बातें सुन के, देखो मैं नाम नहीं लूंगा प्रदीप किसी का भी। ठीक है, बिकॉज कोई भी क्या बात कर रहा है ना, कोई भी दूसरा यूट्यूबर कोई भी कुछ बात कर रहा है तो वो अपने ड्यू डिलिजेंस से बात कर रहा है। सो लेट्स नॉट मॉक समवन। ठीक है ना, आपने ऐसे लिखा है, लेकिन मैं उस तरीके से बात नहीं करूंगा, बिकॉज हर एक आदमी का अपना व्यू है यार। हमको क्यों, मुझे अपने को ऊंचा थोड़ी करना है किसी को नीचा करके। ठीक है, आप वैसे मत करो, और ब्लेम उसको मत दो, ब्लेम जो इन्वेस्ट करता है उसका होता है। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, ड्यू डिलिजेंस आपको करना है, आप इन्वेस्टर हो। ठीक है, अभी आप फटाफट देखो तो आपको सारे पैरामीटर्स पे अच्छा दिखेगा। ठीक है, 4.88 ये ईयर ऑन ईयर का है। अभी जब मैं जाता हूं ना इस कंपनी को और देखता हूं, तो ध्यान समझना, मुझे इनका EBITDA सब कुछ सही दिख रहा है।
ना इनका Q1Q का नंबर मिला, वो भी तो डालना चाहिए ना। आप बैंक है बॉस, सीजनैलिटी का बिजनेस थोड़ी है। और इन्होंने एक चीज डाली है कि हमारा एनपीए थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो दिखाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ अभी। यस यस यस, चलो इनका एनपीए थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मैंने देखा है, वो दिख नहीं रहा है। बट आप इस पूरे पीपीटी को देख लो, यू विल नॉट फाइंड इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो Q1Q का नंबर, ठीक है। जब आप एनपीएस का बात करते हो ना, सो एज एन इन्वेस्टर मुझे चाहिए भाई बकेट लिस्ट, ठीक है। आई नीड अ बाइफर्केशन ऑफ व्हाट इज द SMA 0 का, SMA 1 क्या है, SMA 2 क्या है, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, आप क्या प्रोविजन कर रहे हो, ठीक है। और प्रोडक्ट वाइज क्या है, कहीं बुलशिट दिखाई नहीं हुआ है इसमें यार, कहां पे दिख रहा है आपको? मेरे को तो नहीं दिखा इसमें, ठीक है। और ये एनबीएफसी कंपनी है, इनको तो डालना चाहिए ना, मेरे को नहीं दिखा, ठीक है। तो ये सबसे पहले मेरे लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि समझो यार बैंकिंग का बिजनेस क्या होता है ना, इफ वी हैव नॉट वर्क फॉर द बैंक तो आपको पता नहीं चलेगा। ये ना काजल की कोठरी है, ठीक है। बहुत बहुत आपको तगड़ा रखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। एक इन्होंने बोला है 0.2 से के आसपास है, थोड़ा सा अपस्टिक आया है, बट मैं ये इस क्वार्टर के लिए ना इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि ये जो क्वार्टर रहता है ना Q1 FY27, वहां पे हर एक का जो एनपीए है ना वो थोड़ा सा अपस्टिक आता है, ठीक है। प्लस इनका जो पहले रेट ऑफ ग्रोथ था ना ईयर ऑन ईयर, वो थोड़ा सा स्लैक हुआ है। अब कंपनी बोल रही है हम 50 to 60% से ग्रोथ करेंगे। अब आते हैं दूसरी रेड फ्लैग पे, एयूएम कितना है? 125 करोड़। अभी 125 करोड़ में 10% इस EW है, जो हमने क्या बताया, जो अर्ली वेज एक्सेस वाला है, जो ये सैलराइड को देता है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा 112 करोड़ के आसपास, 112 113 करोड़। इनका एवरेज टिकट साइज कितना है मेरे भाई, ये देखो, ये है 40 lakhs। तो नॉर्मल एक अंकगणित जो कहते हैं मैथ्स, सिंपल सा चीज, आप 112 को डिवाइड कर दो, 112 को डिवाइड करो 40 लाख से, मोटा मोटा आएगा लेस देन 300, मतलब मोटा मोटा 280 285 का आएगा। मतलब भाई ये एनबीएफसी ने अप्रॉक्स 280 285 फैमिलीज में ही लोन दिया है। क्या मतलब यहाँ पे क्या रिस्क मैनेजमेंट करोगे? एज आपका नाम है भूल रहा हूँ भाई बार बार भाई, प्रदीप। डोंट ब्लेम एनीवन। इक्विटी एनालिस्ट देखो क्या होता है ना, मतलब दिल पे मत लेना, पर इक्विटी एनालिस्ट तो बहुत सारे होते हैं ना भाई, 40-50 हजार पे काम करते हैं लोग। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ आज की डेट में, अगर इनको धंधा समझ में आएगा तो ये अपना ही बस चलाते ना, फिर फंडिंग करते, फिर इन्वेस्ट करते। आप किसी पे मत जाओ, ब्लेम अपने पे लो लेकिन आप, ठीक है। मैं किसी के बारे में कुछ खराब नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सबका अपना व्यू है। बट आप कोई भी एनालिस्ट का बात सुनो ना, तो उसको गॉस्पेल ट्रूथ मत लो। वो भगवान कृष्ण ने गीता ऐसा नहीं हो गया कि वो छप गया। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आप बताओ ना, मैं क्या करूंगा? 125 करोड़ पे 40, मतलब 280 फैमिली को इसने लोन दिया यार इस एनबीएफसी ने। 280 फैमिली, अब क्या रिस्क होगा भाई? मतलब मेरे को समझ में नहीं है कैसे इसमें रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है। अगर एज ए इन्वेस्टर मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट करूंगा? मैं बता रहा हूं ना, मैंने बताया था एक वीडियो में, मतलब 3-4 प्रीवियस वीडियो में, 3-4, हाँ चौथे या पांचवें वीडियो में बताया होगा कि मैंने अनलिस्टेड स्पेस में भी इन्वेस्ट करा है। और मैं उसमें 2 चीजें बता रहा हूं। जिसमें मैंने इन्वेस्ट करा है ना, उसका भी 800-900 करोड़ के लगभग एयूएम था, ठीक है। वो कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग करती है, मतलब 10 से 15 लाख का उनका एवरेज टिकट साइज है, ठीक है। तो वहां पे रिस्क, वहां पे कितना हो गया, इंप्लॉइज निकाल लो आप, मतलब इंप्लॉइज बोल रहा हूं, कितने सारे कस्टमर होंगे वहां पे, तो वहां पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट करा। प्लस 125 करोड़ चिंदी है यार, चिंदी नंबर है ये, आप समझो, बहुत छोटा नंबर होता है ये। मतलब मैं मानता हूं कि मैं एक्स बैंकर में बैठता, सोता, खाता पीता सब बैंकर्स के साथ ही हूं यार मुंबई में भाई। मतलब मैं भी नहीं करूंगा इस कंपनी में इन्वेस्ट भाई। 125 करोड़ होता क्या है, समझो आप, रिस्क है इसमें, बहुत बड़ा रिस्क है। कंपनी को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कंपनी इज डूइंग गुड। कंपनी पहले 100% के हिसाब से ग्रो कर रही है, बोल रही है 50-60%, वो भी बहुत है। लेकिन अब मैं कंपैरिजन करता हूं, 125 करोड़ पे आप 50%, आप क्यों नहीं 100% के हिसाब से ग्रोथ कर सकते हो भाई? आपका बेस छोटा है। एचएफसी स्पेस में मैं बता रहा हूं, आज के डेट पे ऐसी कंपनियां हैं जिनका 1000 करोड़ का ईएम है, जो अनलिस्टेड स्पेस में, जो 100% के हिसाब से ग्रो कर रही हैं। कितना? 100% के हिसाब से। मुंबई मार्केट की बात बता रहा हूं, एक नोएडा की भी कंपनी है। आपको किसी ने बोल दिया, आप चल दिए यार, थोड़ा तो बेसिक दिमाग लगाओ यार। और दूसरी चीज भाई, आई विल नॉट ट्राई टू बी जजमेंटल, बट ये लोग ना यहाँ के प्रोमोटर है। देखो ये हैं संजय अग्रवाल सर, अनुभा अग्रवाल, मंजीत कौशिक, अक्षय अग्रवाल, ठीक है। अब इसमें कोई बोलता है चार्टर्ड अकाउंट नहीं चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस क्या है किसको किसको रिस्क मैनेजमेंट का, वो भी तो होना चाहिए ना। ही हैज वर्कड एज अ डीएसए, प्रोप्राइटर, फाइनेंशियल सर्विसेज। नहीं है भाई, अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग सीए में और रिस्क मैनेजमेंट भाई जमीन आसमान का अंतर होता है। आप समझो बात को, बहुत सारे सीएस बनते हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं क्या करूंगा, आपका प्राइस भी बहुत ऊपर है। अभी बट फटाफट देख लेते हैं इसका चार्ट। ये कौन सा है? वीकली टाइम फ्रेम।
ये वीकली टाइम फ्रेम है यहाँ पे यार। तो ए वी वैप, एक मिनट चेक होल्ड, यहाँ से ही देख लेते हैं यार। भाई यहाँ पे एग्जिट था यार, मतलब आपने क्यों इतना ऊपर बाय करा मेरे को नहीं पता है यार। आपका लेवल ही बहुत बाय ऊपर है ना, बहुत ऊपर है आपका। और अभी प्राइस चल रहा है 44 का। एंकर्ड वी वेब के लिए भी नीचे है। वॉल्यूम प्रोफाइल भी एकदम दिखा रहा है भयानक डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब मत जाओ ऐसे स्टॉक है। मैं अब यही बोलूँगा, आप, मेरे को पता है आपको बहुत दुख हो रहा होगा, आपका पैसा लगा है भाई, आई कैन अंडरस्टैंड। एक बार मैं एक दूसरी चीज़ क्या है ना, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, इफ़ यू आर ए न्यूबी इन्वेस्टर ना, डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट इन द कंपनी विच आर लिस्टेड इन द बीएससी। सिर्फ बीएससी में जो लिस्टेड है ना उसमें थोड़ा सा बचो। कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, बट जो सिर्फ बीएससी में है ना उसमें थोड़ा सा बचो। अगर आप अभी तुरंत आए हो, 6 महीना 1 साल हुआ है तो ठीक है। अभी ये बात बताओ यार, देख रहे हो आप, तो साला पूरा का पूरा एकदम ऑपरेटर का गेम है यहाँ पे। ऑपरेटर प्ले है ये। मैं बेट लगा सकता हूँ कोई यहाँ पे नहीं घुसा होगा। यहाँ पे सब के सब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद घुसे हैं उस पर। तो कुछ नहीं है यार, प्रदीप ही नाम है ना, 1 मिनट यार। हाँ प्रदीप, डोंट वरी, मिस्टेक सब लोग से होता है, सबसे हुआ है मिस्टेक, ठीक है। आप उतना मत हो, एक पॉज लो। आपका कैपिटल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है जितना आपने लिखा है, तो पॉज लो, शिट हैपेंस, मूव ऑन करो, ब्रेक लो थोड़े दिन का, और आराम से फिर आप हर एक चीज़ को ना, जो भी आप जिसको भी सुनते हो, मुझे भी सुनो, तो आप लिखो उसको, पता है मैं बता रहा हूँ, आप लिखो, फिर आप एनालाइज करो। आप 5 डिफरेंट लोगों को सुनो, 10 डिफरेंट लोगों, और एनालाइज करो। ऐसे फोमो में मत जाओ यार। मेन गलती आपने बस यही किया कि आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। उसके अलावा मुझे, और देखो कंपनी से हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमको तो अपना रिस्क देखना पड़ेगा ना एज एन इन्वेस्टर। हमें अनसिक्योर्ड लोन है हमारा एक तरीके का, समझो तो। अगर कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो आपको पता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ एज अ इन्वेस्टर यू हैव द लास्ट राइट। पता है आपको ना ये बात, अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो अगर मान लो बुक वैल्यू हो गया 0, तो ठन ठन गोपाल मिलेगा अपने को, ठीक है। फिर इनका है राम भाई का जैक सॉरी, ये है जैगल प्रीपेड। इसमें यार देखो, इसका आपने बोला है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, क्या टेक्निकल एनालिसिस में होगा? 1 मिनट होल्ड करना। कुछ नहीं है यार, ये राम यार, दिस स्टॉक इज नॉट गुड। इस स्टॉक के बारे में आप शायद आपको पता होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इश्यूज है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे यार। मतलब आई डोंट सी एनी, एक होप भी होता है ना, वो भी नहीं दिख रहा है मुझे लिटरली। 1 मिनट, ₹500 तो 11 पे यहाँ गेम कर दिया गया भाई। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिली है, पता है, निकलने के लिए, पता नहीं आपने क्यों खरीदा है स्टॉक। या हो सकता है आपको लग रहा हो कि 200 के पास है, फिर ये चला जाएगा 600, तो आप 3 गुना पैसा कमा लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। There is nothing to do any kind of technical analysis in this stock. This is a falling knife. Now, I always say ना, my style is to catch the falling knife. पर falling knife जब हो रहा है ना, तो उसमें एक अप ट्रेंड भी होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फॉलिंग नाइफ है लिटरली। कभी नहीं इंटर करने का ऐसे स्टॉक में। क्यों जा रहे हैं हम? जैगल प्रीपेड, ठीक है। चलो बाय।